कोरी कभी अपने घोंसले में बैठकर जोर जोर से रो रही थी। रानो चिड़िया उसके रोने की आवाज सुनती है तो उसके घोंसले की ओर आ जाती है। गौरी बहन, क्या हो गया? आप इस तरह जोर जोर से क्यों रो रही है? देखिए, पूरा जंगल आपके घोंसले के बाहर इकट्ठा हुआ है। वहीं बाहर की डाल पर हरियाली तोती और मिट्ठू तोता बैठे हुए थे। वहीं पास की डाल पर बंटी कबूतर और लूसी कबूतरी भी थी। अन्य पक्षी भी इधर उधर मौजूद थे जो जानना चाहते थे कि आखिरकार गौरी कवि ऐसे क्यों रो रही है। अरे अरे हरियाली, तुम तो एक औरत हो। जाओ जाओ, जाकर पता लगाओ क्यों रो रही है आखिर ये गौरी। अरे मिट्ठू जी, मैं औरत हूँ तो क्या हुआ, लेकिन औरत पक्षी होने के बावजूद गौरी कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। बस एक रानो ही है जिससे वो अपने दिल की बातें बताती है। अरे ऐसा इसलिए करती होगी क्योंकि रानो चिड़िया किसी की बात किसी से नहीं करती। देखना, बाहर आएगी, हम पूछेंगे तो कुछ और ही बताएगी। हाँ मिट्ठू जी, इसलिए तो वो मुझे नहीं बताती। उसे लगता है मैं जंगल के पक्षियों में फूंक दूंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लूसी, तुम जाकर क्यों नहीं पूछती ये क्यों रो रही है ऐसे? बंटी जी, मैं क्या कहूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं बताती। रानो गई है, वो आएगी तो उससे ही पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ घोंसले के अंदर रानो चिड़िया गौरी कौवी को सहानुभूति दे रही थी। गौरी बहन, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। कालू भैया अपने काम में मसरूफ भी तो हो सकते हैं। आप ऐसे शोर न मचाएं, पूरा जंगल बाहर इकट्ठा है। चिड़िया चिड़िया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कालू मुझे यूँ इग्नोर ना करता। कालू अब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, मेरे लिए मीठे फल नहीं लाता। देखो, जग्गू भी भूखा है, सूखा दाना लाया था, मेरे बेटे ने नहीं खाया। अरे जब उसकी माँ सूखा दाना नहीं खाती तो मेरा बच्चा कहाँ से खाएगा? गौरी, तो क्या आपने जग्गू को ऐसे ही स्कूल भेज दिया भूखे पेट? नहीं नहीं, शाम लाया था कालू एक फल, मैंने वही उसके टिफिन में बांध कर दिया है, वही लेकर गया है वो। गौरी बहन, रोज रोज फल मिलना भी तो मुमकिन नहीं ना। जब सूखा दाना मिलता होगा तो पेट भरने के लिए कालू भैया वही ले आते होंगे। रानो, तू हमेशा बस साइड ही लेती रहती है। मैं बता रही हूँ, अगर कालू आज मीठा फल नहीं लाया तो छोड़कर चली जाऊंगी उसे। मुझे लगता है वो मीठे फल किसी और कौवी को देता है और मेरे नसीब सिर्फ ये सूखा दाना। ठीक है गौरी बहन, आप चिंता ना करें। आप फिलहाल अपने आंसू पोंछें और आराम करें। घर में पड़ी पड़ी आप भी तो बोर हो जाती होंगी। आज शाम आप मेरे साथ चलना, मैं आपको पड़ोस वाले जंगल ले जाऊंगी। पड़ोस वाले जंगल में मीठे फल आसानी से मिल जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी इतनी दूर, मेरे पंखों में वैसी दर्द है, हिम्मत नहीं मेरे अंदर। एक काम करना चिड़िया, कालू को ही ले जाना और रोजाना उसे रास्ता दिखाना ताकि वो मीठे फल ही लाए। ऐसे ही रानो चिड़िया उसे समझाकर बाहर निकल जाती है। बाहर सभी पक्षी उसे घेर लेते हैं। अरे अरे रानो, क्या हो गया? क्यों रो रही थी ये? मिट्ठू भैया, हरियाली बहन, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस पति पत्नी की आपसी बहस हो गई थी, इसलिए गौरी बहन परेशान है। आप लोग चिंता ना करें, अपने अपने घोंसलों में जाएं। वैसे भी जंगल में शिकारी चील घूम रही है, घोंसले खाली छोड़ना अच्छा नहीं है। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखा मिट्ठू जी, मैं ना कहती थी ये चिड़िया कुछ नहीं बताएगी। अरे तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी तरह जंगल की इधर से उधर बुराइयां करते फिरे? चलो, सही कह रही है, अपने अपने घोंसलों की ओर चलो। माँ, क्या हो गया? आप बाहर क्यों गई थी? क्या गौरी आंटी ठीक है? वो ऐसे क्यों रो रही थी मम्मा? कुछ नहीं गुड़िया बेटी, आप जल्दी से भोजन करें और चलें। आज मैं आपको उड़ना और भोजन लाना भी सिखाऊंगी। मम्मा, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ और वैसे भी मुझे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं, इसलिए तो मैं दाना लेने जाना चाहती हूँ ताकि मैं आपके लिए भी दाना ला सकूँ। बहुत अच्छे मेरी गुड़िया बेटी, अब आप जल्दी से भोजन कर लें। उसके बाद आप और मैं, हम दोनों मिलकर दूसरे जंगल जाएंगे जहाँ मैं आपको मीठे फल की खोज करना सिखाऊंगी। ऐसे ही शाम भी हो जाती है। शाम के वक्त रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को दूसरी जंगल की ओर ले जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। अरे कालू भैया, क्या आप भी मीठे फल की तलाश में आए हैं? हो, मैं भी मीठे फल की ही तलाश कर रहा था। क्या बताऊं रानू बहन, ये गौरी मुझसे दिन ब दिन लड़ती रहती है। पहले बाहर काम करो पैसे जमा करने के लिए, जग्गू की स्कूल की फीस जो इतनी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उसे, लेकिन ये गौरी समझती नहीं, इसे रोजाना मीठे फल ही चाहिए है।
हाँ कालू भाई, आज मैं आपके घर गई थी। गौरी बहन बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उन्हें समझाया यूँ इस तरह तमाशा ना करें। मुझे लगता है हमें गौरी बहन को सबक सिखाना ही होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। ऐसा क्या करूँ कि गौरी को सीख मिल जाए। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को पूरा प्लान समझाती है। कालू, मेरे सुंदर पति, मुझे पूरा भरोसा था आप मेरे लिए मीठा फल ही लाएंगे। हाँ गौरी, कभी कभी भरोसा तब भी कर लिया करो जब मैं सूखा दाना लाता हूँ। एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के सुख दुख में साथ रहे और सूखा खाना खाकर भी उसका साथ निभाए। कालू, सब कुछ कहो लेकिन सूखे दाने की बात ना करो। मेरी चोंच में अटक जाता है सूखा दाना, मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन गौरी, हर पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी ऐसी हो जो सुख दुख में उसका साथ दे सके। कालू, तो आप दूसरी शादी कर लो और अपने सुख दुख की साथी ढूंढ लो। अगर मेरे लिए मीठे फल नहीं लाए तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ठीक है गौरी, चली जाओ। अब तुम देखना, मैं कल ही दूसरी शादी कर लूंगा। कालू, फालतू की बातें ना करो, चलो भोजन करो। और फिर वो दोनों भोजन करते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे रानो चिड़िया गौरी कवि के घर आती है। गौरी बहन, एक बहुत बुरी खबर है, सोचा आपको बता दूं। चिड़िया, मेरा दिल ना दहला, जल्दी बता, आखिर क्या हुआ है? क्या कालू कौवे के पंख में चोट लग गई? क्या वो मुझे भोजन नहीं ला के दे सकेगा? नहीं नहीं गौरी बहन, आज मैंने जो देखा मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कालू भाई एक दूसरी पक्षी के साथ नदी किनारे बैठे हुए सूखा भोजन खा रहे थे। वो पक्षी उनके साथ बहुत खुश थी। शायद आपके मीठे फलों की जिद कालू जी को बुरी लग गई है। अब मुझे डर है कहीं वो किसी और पक्षी से शादी ना कर ले जो उनके साथ सूखे दाने में भी खुश रहेगी। रानो, रानो, तू ये क्या कह रही है? मेरा कालू ऐसा नहीं कर सकता। चल मुझे दिखा, आखिर कौन है वो पक्षी? क्या वो मुझसे सुंदर है? जंगल की सबसे सुंदर पक्षी हूँ मैं। गौरी बहन, कई बार सुंदरता मायने नहीं रखती, मायने रखता है इंसान का दिल, उसके जज्बात। आप कालू भाई को इतना परेशान करती हो सकता है इसलिए उन्होंने ये सब किया होगा। सुंदरता आज नहीं तो कल सब खत्म हो जाती है। अगर कुछ बचता है तो वो है आपका दिल, आपकी सीरत। छोटी चिड़िया, ऐसे बातें ना बना, मेरा दिल दहला जा रहा है। चलो चलो, मैं अपने कालू को खोना नहीं चाहती। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास उसे ले जाती है। कालू कौवा जब गौरी कवि को आते देखता है तो वो दूसरे पक्षी को अपने पंख से खाना खिलाने लगता है। बिजली, तैयार हो जाओ, देखो गौरी आ रही है। ये लो, जल्दी जल्दी भोजन खाओ और मेरे थोड़ा करीब आ जाओ। बिजली कवि उसके पंखों से भोजन खाने लगती है। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। तभी गौरी कवि वहाँ आ जाती है। कालू, कालू, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और तू कौन है रे कवि? भाग जा यहाँ से वरना तेरे पंख नोच डालूंगी। एक अच्छी पत्नी बनना सीखो, उसके बाद दूसरी कवि पर इल्जाम लगाना। इतना कहकर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। कालू, कालू, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुमने दूसरी कवि की ओर नजर उठाकर देखा? तुम तो कहते थे कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं। हाँ गौरी, ये सच है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। लेकिन तुम मुझे अपना समझती ही कब हो? तुमने तो मुझे अपना गुलाम, अपना नौकर बनाकर रखा है। एक पत्नी का फर्ज कब निभाया है तुमने? कालू, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे साथ यूँ ना करो। वादा करो मुझसे, आज के बाद तुम बिजली की तरफ ना देखोगे। मैं वादा करती हूँ, मैं खुद भोजन लेने जाऊंगी, सारे काम करूंगी घर के, कभी तंग नहीं करूंगी आपको। ठीक है गौरी, मैं वादा करता हूँ कभी बिजली कवि की तरफ नहीं देखूंगा। गौरी कवि को अब अक्ल आ चुकी। करवा चौथ आने वाला था। लाल जोड़ा पहनकर हाथों में चूड़ी और पायल की छनक त्योहार की रौनक को बढ़ा रही थी। एक औरत अपने हाथ में चूड़ियों की एक टोकरी लेकर नदी किनारे की ओर जा रही थी। वो थकी हुई थी लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो टोकरी जमीन पर रख देती है और नदी की ओर देखती है। हे चांद महाराज, आज फिर करवा चौथ है। हर साल मैं इन्हीं चूड़ियों को पहनकर आपका व्रत करती हूँ। इन्हीं में मेरी सुहाग की दुआ है। मेरी उम्मीद है अगर कभी मैं इन्हें भूल भी जाऊं तो आप इनका आशीर्वाद जरूर पहुंचा देना किसी भी जरूरतमंद के पास। वह औरत कुछ समय तक वहीं खड़ी रहती है और उसके बाद अपने घर की ओर वापस हो जाती है। लेकिन चूड़ियों की टोकरी वो वहीं भूल जाती है। नदी के पास तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो टोकरी नदी के बहाव से धीरे धीरे जंगल की ओर बह निकलती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में भी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात के सन्नाटे में रानो चिड़िया अपने बच्चों को पंख में समेटे हुए बैठी थी। हे भगवान,
ये कैसी ठंड है। आज तो सिर्फ हवा हड्डियों में ही उतर रही है। मेरे बच्चों के पंख तो भी बहुत छोटे हैं, ठंड से जमने लगे हैं। काश मेरे पास भी कोई घर होता जहाँ मैं इन्हें छुपा पाती। हमारी तो हर रात एक जैसी ही बीतती है, हवा, ठंड और अंधेरे का डर। माँ, कल सूरज निकलेगा तो हमें गर्मी मिलेगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मा। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। देखिए, मेरे पंख कांप रहे हैं और हड्डियाँ जम गई है मम्मा। अपने छोटे छोटे बच्चों की चोट से ऐसी बात सुन रानो चिड़िया की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों से ढक लेती है। मेरे लालो, माँ कोशिश कर रही है। मैं तिनके लाती हूँ तो हवा उड़ा ले जाती है, मेहनत करती हूँ तो ताकत जवाब दे देती है। लेकिन हिम्मत मैं वो नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चों। माँ के सीने में उम्मीद की आँच होती है, मैं उसी से तुम्हें गर्म रखूंगी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह की हल्की धूप निकल चुकी थी। रानो चिड़िया ने ठान लिया था कि आज वो मदद मांगेगी। वो सबसे पहले अपने दोस्त मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भाई सुनो ना, रात भर बच्चे कांप रहे थे। मेरे पास ना तो तिनका बचा है ना पत्ता। अगर कुछ बचा हो तो दे दो ना भाई, मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना लूंगी। तुम तो हमेशा कहते हो ना, माँ की मेहनत सबसे बड़ा चमत्कार होती है। अरे रानो बहन, तेरे दिल में जो सच्चाई है ना, वो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं। मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, पर देख ये 2-4 सूखे पत्ते हैं। इनसे शायद दीवार ना बने, पर एक कोना जरूर गर्म होगा। और हाँ, याद रखना, जो माँ अपने बच्चों के लिए रोती है उसे खुदा कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। आप सच कहते हो मिठू भैया, माँ का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। ये पत्ता मेरे लिए किसी हीरे से कम नहीं है। और फिर रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और उड़कर हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, आपके घर की खुशबू तो दूर से ही आती है। अगर आपके पास कुछ सूखे पत्ते या फिर तिनके हो तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अरे रानो बहन, मेरे पास पत्ते तो कम है, पर मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कभी अपने हालात को अपनी हार मत समझना। तू वो चिड़िया है जो आंधी में भी गाती है। तेरी मेहनत का रंग एक दिन पूरे जंगल में चमकेगा। बस अपनी कोशिश जारी रख, और अगर तुझे कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखना, कुछ नया शुरू होने वाला है। हरियाली बहन, तुम तो हमेशा दिल की बात कहती हो। चलो, आज तुम्हारी ये बात मेरा सहारा बनेगी। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वो उड़ते उड़ते कालू कौवे और गोरी कौवी के घर के पास पहुँच जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बड़े और शानदार घर में मजबूती से बैठे हुए थे। उनके पंख और उनकी चोंच चमक रही थी। कालू भाई, गोरी बहन, एक विनती है, मेरे बच्चों के लिए कुछ तिनके दे दो। या फिर आपका घोंसला इतना बड़ा है, कोई जगह बची हो तो मुझे वहाँ छुपने दो। अरे वाह वाह चिड़िया, फिर आ गई तू मदद मांगने। है हर वक्त मदद की भीख मांगती रहती है। रानो, तू मेहनत से ज्यादा दया मांगती है। कभी सोचा है, उड़ती फिरती है, ठहरती नहीं। हाँ कालू जी, सही कहा मेरे राजा आपने। ये तो रोने की मशीन है, सबको परेशान करती रहती है। और सुनो रानो, हमारे घर के पास मत मंडराना, वरना हमारे बच्चे भी डर जाएंगे कि गरीबी की हवा कहाँ से आ रही है। कालू भाई, मैं दया नहीं मांग रही, ना ही भीख मांग रही हूँ। बस अपने बच्चों की सांसें मांग रही हूँ। जब ठंडी हवा मेरे बच्चों के सीने में चुभती है तो ये देखकर मेरा दिल तड़प उठता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अरे जा, हमें अपने नाटकों में मत घसीट। मेहनत कर, उड़ जा कहीं और जाकर तिनके खोज ले। हाँ, जितनी देर तू यहाँ बकवास कर रही है, अगर जंगल में तिनके खोजती तो ना जाने कितने तिनके इकट्ठे भी कर लेती। आई बड़ी, अब निकल यहाँ से। ठीक है कालू भाई, गौरी बहन, मैं जाती हूँ। शायद भगवान ने मेरा घर कहीं और लिखा होगा। रानो चिड़िया दुखी मन से तिनके ढूंढने नदी किनारे निकल जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ था। वो वही चूड़ियाँ थी जो नदी के किनारे बहती हुई आई थी। अरे ये क्या चमक रहा है? ये तो किसी इंसानों की चूड़ियाँ लगती हैं। ये कितनी चमकदार हैं। लोगों के लिए ये जरूर टूटी होंगी, पर मेरे लिए ये तो एक खजाना है। अब देखना ये रानो क्या कमाल करती है। इन चूड़ियों से मैं ऐसा घर बनाऊंगी कि पूरा जंगल दंग रह जाएगा। ना तिनके उड़ेंगे, ना हवा अंदर जाएगी, और सबसे बड़ी बात, ये घर मेरे बच्चों की हंसी से सजेगा। और फिर रानो चिड़िया दिन रात मेहनत में लग जाती है।
वो एक एक चूड़ी जोड़कर अपने लिए एक सुंदर सा चूड़ी का घर बनाकर तैयार कर लेती है। वो घर चमक रहा था। तभी उड़ती हुई हरियाली तोती और मिठू तोता उसके पास आ जाते हैं। अरे वाह रानो, तेरा घर तो चमक रहा है। पूरा जंगल तेरे घर की रोशनी से चमक रहा है। अरे हाँ हाँ हरियाली, आज तो एक माँ ने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की और जादूगर बन गई है। ये घर तिनकों से नहीं, प्यार से बना है, प्यार से। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखें भर आती हैं। मिठू भैया, हरियाली बहन, मेहनत और माँ का दिल जब दोनों एक साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वही दूर पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। गोरी, देखो तो जरा, ये वही रानो का घर है जो हमारे दरवाजे से ठुकरा कर गई थी। अब देखो, इसका घर तो राजा महाराजाओं जैसा सुंदर है, बिल्कुल महल लग रहा है। हाँ कालू जी, सच में ये कैसे कर लिया छोटी चिड़िया ने? कालू, कहीं ये इंसानों का जादू तो नहीं, या किसी ने इसे दान में दे दिया ये घर? गोरी, दान कोई नहीं देता, लगता है चोरी की होगी। चल चल चल, देखते हैं आखिर असलियत क्या है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उड़कर रानो चिड़िया के घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे अरे, ये क्या तमाशा है? ये इतनी चमक धमक कहाँ से आई है? किसका घोंसला चुराया है तूने रानो? नहीं नहीं कालू भाई, ये तो नती का तोहफा है। करवा चौथ की चूड़ियाँ बहकर मेरे पास आ गई थी। मैंने उन्हीं को जोड़ जोड़ कर ये घर बनाया है। हर टूटी चूड़ी किसी औरत की दुआ है। शायद वही मेरे बच्चों का घर बन गई है। ये सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी अपना सर झुका लेते हैं। रानो, तो ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है, और हम तो समझ रहे थे कि तू बस मांगना ही जानती है। हाँ गौरी बहन, मांगने और कमाने में फर्क होता है। मैं भीख नहीं मांगती, बस मेहनत के मौके ढूंढती हूँ। आसमान में चांद निकला, करवा चौथ का चांद। पूरा जंगल उसकी चांदनी में नहा रहा था और रानो चिड़िया का घर चांद की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई करवा चौथ का चांद देख रही थी। हर टूटी चूड़ी एक कहानी लेकर आती है, और आज उन कहानियों ने मेरे बच्चों के लिए घर बना दिया। यही करवा चौथ का असली अर्थ है, प्यार, मेहनत और ममता का संगम। मम्मा, अब ये घर हमेशा हमारे पास रहेगा। इस कहानी से रानो चिड़िया ने और जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा, दूसरे के छोड़े हुए टुकड़ों में अगर मेहनत और ममता का रंग घोल दो तो वही टूटी चीजें जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाती। इन दिनों जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी। जंगल के सभी पक्षी ठंड से बहुत परेशान थे। अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों को अपने पंखों की गर्मी में समेटे हुए बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ बैठी हुई कांप रही थी। अम्मा, कल से पेट चल रहा है। कल से कुछ भी नहीं खाया, पत्ते भी सूख गए। क्या आज हमें कुछ भी नहीं मिलेगा अम्मा? अम्मा, मैं तो अब उड़ भी नहीं पा रहा। भूख से पंख भारी लग रहे हैं। अगर आप चाहो तो मेरा हिस्से का दाना गुड़िया को दे देना। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू को अपने पंखों में समेट लिया। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत कहो। माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। बस थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चों, मैं कुछ न कुछ ढूंढ लाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें यूँ भूखा नहीं मरने देगी तुम्हारी माँ। लेकिन मम्मा, आप तो खुद थकी हुई हो, कल भी कुछ नहीं खाया। प्लीज माँ, तुम कहीं मत जाओ। मेरे बच्चों, अगर एक माँ का दम भी निकल जाए ना बेटा, तो वो कभी अपने बच्चों के लिए रोटी ढूंढना नहीं छोड़ती। उसे जब तक चैन नहीं आता, जब तक उसके बच्चों का पेट ना भर जाए। मैं आती हूँ मेरे बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती हर पेड़ पर गई। किसी से उसने दाना मांगने की कोशिश की तो किसी से थोड़ी घास मांगने की कोशिश की, लेकिन हर कोई परेशान था। तभी उसके सामने एक मोटा पपीता था जो ठंड में अपने फलों से लदा हुआ था। मोटे मोटे पपीतों में लिपटा हुआ वो आराम कर रहा था। रानो चिड़िया धीरे धीरे उड़ते हुए मोटे पपीते के पास जाती है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भरी हुई थी।
भाई पपीते, मैं रानो चिड़िया हूँ। ठंड और भूख ने हमें तोड़ दिया है। मेरे 2 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या तुम अपने पेड़ से कुछ फल हमें दे सकते हो? बस 2-3 टुकड़े ही मांग रही हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे रानो चिड़िया हो या कोई कौवा, मेरा फल किसी के खाने वाने के लिए नहीं है। मैंने इन्हें अपनी मेहनत से उगाया है। ये ठंडी हवाओं में भी मेरे ऊपर लगे हैं, क्योंकि मैं मजबूत हूँ। तू और तेरे बच्चों को बस रोना ही आता है। तुम तो रोने में माहिर हो। जाओ जाकर कहीं और उड़ो। इतना कहकर मोटा पपीता अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से सोने लग जाता है। लेकिन रानो चिड़िया की आंखें भर आती हैं, उसकी आवाज कांपने लगती है। पपीते भाई, बच्चों की भूख का मजाक मत उड़ाओ। माँ बनो तो समझो आप कि एक माँ के लिए अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखना ये कितना बड़ा दर्द है। अरे माँ बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रानो। मजबूत बनो, तभी जी पाओगी। मेरा फल किसी के लिए नहीं है। अब जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया थक हार कर चुप हो जाती है। उसके पंख गीले थे और आंखें लाल थीं, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद भरी हुई थी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उड़ जाती है। रानो चिड़िया अब अपने घोंसले की ओर उड़ रही थी। उड़ते उड़ते जब वो अपने घोंसले के पास पहुँचती है, वो देखती है घोंसले में उसके बच्चे एक दूसरे से सिमटे हुए बैठे हैं। माँ, आप आ गई? क्या कुछ खाने को मिला? किसी ने कुछ दिया क्या आपको? मम्मा, क्या मोटे पपीते ने कुछ दिया आपको? उसने फल दिए? क्या अब हम भूखे नहीं रहेंगे माँ? रानो चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों का दिल टूटे, इसलिए वो अपने बच्चों से झूठी मुस्कान के साथ झूठ बोल देती है। हाँ बेटा, उसने कहा है कल जब धूप निकलेगी तब हमें बुलाएगा। आज बस थोड़ा सब्र कर लो मेरे बच्चों। माँ, आप झूठ बोल रही हो ना? तुम्हारी आँखों में भूख है। हमें पता है आप निराश लौटी हो। हमें कोई खाना नहीं देगा माँ। रानो चिड़िया ने फौरन अपने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। नहीं मेरे बच्चों, जब एक माँ झूठ बोलती है ना मेरे बच्चे, तो सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चों का मन ना टूट जाए। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है। रानो अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाए खुद ठंड की हवा में कांप रही थी, लेकिन अपने पंखों के बीच उसने अपने बच्चों को गर्म रखा हुआ था। सुबह धूप निकल जाती है। जंगल अब धूप से चमक रहा था। मोटे पपीते के पेड़ के पत्ते साफ साफ खूबसूरती से चमक रहे थे, लेकिन मोटे पपीते के दिल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। वो सोचने लगता है, रानो चिड़िया की आंखों में वो दर्द, वो बच्चों की तड़प, शायद मैंने गलत किया है उसके साथ। तभी मोटे पपीते की नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है, जो शायद अपने बच्चों के लिए दाने की तलाश कर रही थी। मोटा पपीता अपने 1-2 फलों को नीचे गिरा देता है। रानो उसे देख लेती है कि मोटे पेड़ के पपीते के फल नीचे गिरे हुए हैं। रानो चिड़िया फौरन कूदती हुई उसके पास दौड़ती है। रानो चिड़िया ने फल उठाया और अपने बच्चों के पास खुशी खुशी वापस आई। वहीं दूसरी तरफ मोटे पपीते ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैं समझ गया हूँ। कभी कभी सबसे बड़ा सुख देने में होता है, बचाने में नहीं। मोटे पपीते की आंखों से आंसू झलक आए और उसने ये फैसला किया कि अब वो जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को प्यार से वो पपीता खिलाया। बच्चे अब भूखे नहीं थे, उनके अंदर फुर्ती थी। बच्चे बाहर पेड़ की डाल पर खेलने लगते हैं, उनके अंदर शक्ति आ गई थी। धूप चमक रही थी, जंगल खुशहाल था। जंगल के बाकी पक्षी भी मोटे पपीते के पास जाते हैं। मोटा पपीता जंगल के सभी पक्षियों की मदद करता है। कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। रानो बहन, मोटे पपीते ने हमें सब बताया। तुमने उसे एहसास करा दिया है कि एक माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता। रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन बांटने से दुख भी बट जाते हैं और खुशियाँ मिलती हैं। हाँ रानो, आज तुम्हारी वजह से ही जंगल का हर पक्षी भूख मिटा पा रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो। कालू भाई, इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो मोटे पपीते की कृपा है जो उसने हमारी मदद की।
एक शाम जंगल में तेज हवाएं चलती हैं, जिससे पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। तभी मोटा पपीता सबको आवाज लगाता है। जंगल के पक्षियों, यहाँ आओ, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें घर बना कर दूंगा। और फिर जंगल के सभी पक्षी उड़ते हुए मोटे पपीते के पास जाते हैं। मोटा पपीता उन सबको सुंदर सुंदर घर बना कर देता है। जंगल के सभी पक्षी अब उन घरों में हंसी खुशी रहने लगते हैं। पपीते भैया, आपको देखकर दिल अंदर से खुश हुआ है। देखना, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। आपने मुझे ही नहीं बल्कि जंगल के सभी पक्षियों को एक नई जिंदगी दी है। आपने हमारी भूख ही नहीं मिटाई बल्कि हमें रहने के लिए आसरा भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो, आज तुम्हारी वजह से मैं बदल पाया। आज मैं वो पहले वाला मोटा पपीता नहीं हूँ जो सिर्फ अपनी ही अकड़ में रहता था। आज मैं वो हूँ जो जंगल के सभी पक्षियों का दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। इस कहानी ने हमें सिखाया, जो दिल दूसरों की भूख और दर्द को समझे वही सच्चा अमीर होता है। कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आज जो भूखा है कल वही तुम्हें छांव भी दे सकता है। चारों तरफ हरियाली से भीगा हुआ जंगल। वहाँ रहती थी रानो चिड़िया। बीमार पति टुन्नू चिड़ा और 5 बेटियाँ उसका संसार थी। मेहनत से उगाए गए अंगूर की खुशबू उसका सहारा थी। वो बेघर थी, बस डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। उसी में वो अपने बीमार पति और 5 बेटियों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया दिन रात अपने अंगूरों के खेत में मेहनत करती, अपने छोटे छोटे परों से उन्हें पानी देती। ऐसे ही एक दिन जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में रानो चिड़िया अपने पति और अपने बच्चों के साथ भीग रही थी। हे भगवान, पंख तो है मेरे पास पर उड़ने की हिम्मत नहीं बची। इन नन्ही जानों को कहाँ ले जाऊं इस तूफान में। घोंसला मेरा जरूर टूटा है पर मेरे बच्चों का भरोसा नहीं। जब तक सांस है मैं तुम्हें बचाऊंगी मेरी बेटियों। भगवान जी, मैं जानती हूँ तूफान से लड़ना आसान नहीं होता। मेरे बच्चों, काश तुम्हारे पापा बीमार ना होते। अब तो हर एक सांस उनके लिए दुआ है। ये पेड़ की डाल भी कांप रही है, जैसे कह रही हो, हिम्मत रख रानो, सुबह जरूर आएगी। मम्मा, कभी सोचा नहीं था कि आसमान इतना बेरहम होगा। मेरी बच्ची, माँ की ममता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इतना कहकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। थकी हुई रानो की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी आसमान से एक सुंदर सी परी उतरती है। रानो, तूने बिना शिकायत के आंधियाँ झेली हैं। तूने पंखों से खेत सींचा है। ये ले, ये जादुई अंगूर का घर है। अब तेरे बच्चों की हंसी इनकी दीवारों में गूंजेगी। और फिर सचमुच बारिश के बीच एक बड़ा सा घर उतरा। उसकी दीवारें अंगूरों से बनी थी। रानो चिड़िया और उसकी 5 बेटियां खुशी से उछलने लगती हैं। लेकिन एक दिन रानो चिड़िया के अंगूर के घर पर 3 पक्षियों की बुरी नजर पड़ जाती है। वो थे कालू कौवा, गोरी कौवी और भुल्ला चील। वो तीनों रानो चिड़िया के घर को देखकर जलन की आग में झुलस रहे थे। अरे गोरी, देख तो जरा, ये छोटी सी चिड़िया कहाँ से महल खड़ा कर लाई है। हम इतने सालों से काव काव करके सबको सबक सिखाते हैं, पर किसी ने हमें जादुई घर नहीं दिया। अरे हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं क्या? ये घर हमारा होना चाहिए। और मजे ले रही है ये छोटी सी चिड़िया। कालू, मैंने तो पहले ही कहा था, ये रानो बड़ी चतुर है। देखो तो जरा कालू, कैसे मीठी मीठी बातें करके सबका दिल जीत लेती है। जब दीवारें अंगूर की बनी हो तो सब इसी के दरवाजे पर ही आएंगे। हमारी कविता कौन सुनेगा कालू? देख कालू, मैं तो कहती हूँ ये घर सिर्फ हमारे लायक है। हम ही इसे सजाएंगे। अरे अरे, तुम दोनों बस बातों में ही उलझे रहो। सीधा सीधा पकड़ो और घर छीन लो। उड़ान ऊंची होनी चाहिए, घर नहीं। ये चिड़िया क्या समझती है, बादलों में घर बना लेगी और हम देखते रहेंगे। बारिश शुरू हो जाती है और वो तीनों पक्षी रानो चिड़िया के घर पर टूट पड़ते हैं। ए जंगल की हवाओं, मेरी मेहनत के घर को बचा लो। ओ बेलो, अपने अंगूरों को इनके कड़वे इरादों से बांध लो। मेरी बच्चियां मासूम हैं, इनका घर मत छीनना। रानो चिड़िया की छोटी छोटी बच्चियां अपनी माँ के अंदर सिमट गईं। रानो चिड़िया डर के मारे कांप रही थी। तभी उड़ता हुआ तेजी से मिठू तोता, हरियाली तोती और बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाते हैं।
रुक जाओ तुम सब, रानो अकेली नहीं है। जब मेहनत से घर बनता है तो दोस्त भी उसके साथ खड़े होते हैं, और मैं बंटी उसका दोस्त हूँ। हम सब उसकी मदद करेंगे, हम सब उसकी दीवार हैं। हाँ हाँ, सुन लो चालाक परिंदों, ये घर जंगल का गीत गाता है। इसे तुम अपनी झूठी कड़वाहट से खामोश नहीं कर सकते। और पेड़ कहते हैं जड़ें मेहनत से लगती है, चोरी से नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कालू, गोरी और भुल्ला चील, भाग जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। जंगल के पक्षी आपस में बहस कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर वो परी आ जाती है। कालू, तेरी चालाकियाँ काँव से बाहर नहीं आती, और गोरी तू, तेरी जलन तुझे ही जला रही है। चील, ऊंची उड़ान का मतलब सिर्फ दूसरों का घर तोड़ना नहीं होता। अब तुम सबको सजा मिलेगी। ये लो, तुम तीनों इन अंगूरों को खाओ, ये तुम्हारी चालाकी की कड़वाहट से बना है। अरे ये अंगूर हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लाओ लाओ खा लेते हैं। और फिर वो जैसे ही अंगूर खाते हैं, उनका मुंह कसेला हो जाता है, पंख भारी हो जाते हैं, और वो हड़बड़ाने लगते हैं, वो चीखने लगते हैं। अरे अरे, भाग कालू भाग, मेरी तो आवाज भी बेसुरी हो गई है। मैं अब अपनी कविता भी नहीं सुना पाऊंगी। को मेरी चालाकी कहाँ गई? अरे अरे, ये तो हमें बर्बाद कर गई। चलो भागो भागो, नहीं तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे हाँ, ये जंगल हमारा नहीं रहा। परी की सजा से बचना आसान नहीं। चलो चलो चलो, यहाँ से हमेशा के लिए निकल चलते हैं। और फिर वो तीनों परिंदे, कालू कौवा, गोरी कौवी और जालिम चील, तीनों चीखते चिल्लाते वहाँ से उड़कर हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। बारिश अब थम चुकी थी। अंगूर का घर पहले से ज्यादा चमक रहा था। रानो चिड़िया की बेटियाँ बहुत खुश थीं। टुन्नू चिड़े की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रानो, ये घर सिर्फ अंगूर से नहीं, तुम्हारे दिल से बना है। तुमने साबित कर दिया, एक माँ से बड़ा कोई नहीं होता। टुन्नू जी, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये सब परी जी का आशीर्वाद है। टुन्नू जी, हम भले ही पंखों से उड़ते हों, पर असली घर दिल से बनता है। मेहनत की मिठास ही सबसे बड़ा जादू है। जंगल में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े और अपने 5 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जलन और चालाकी हमेशा कड़वाहट देती है। मेहनत और सच्चाई से बना घर, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो बहुत मीठा होता है।